बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 8 जमादिल अव्वल 1443 हिजरी है, 12 दिसंबर 2021 बज़ इतवार संडे। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जो लोग 2 डोज सऊदी अरब में ले चुके हैं और 6 महीने का अरसा गुजर गया है, वो लोग बूस्टर डोज ले सकते हैं। और बूस्टर डोज के लिए सब लोगों के पास जनवरी फरवरी का डेटा आ रहा है, लेकिन ये लेना है तब परमिशन लेना है अगर आपके 6 महीने हो जाए। अगर आपके 6 महीने हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो जाएंगे पहला सुपर डोज लेने के लिए। हम नहीं जानते फ्यूचर में आगे कितना सुपर डोज लेना पड़ेगा, 1 है 2 है जो भी है, क्योंकि आज एक इन्फॉर्मेशन फाइज़र के तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ ये आई है कि भाई हो सकता है आगे जाने के बाद चौथी डोज भी देना पड़े। तो ये कह नहीं सकते कि भाई अभी ओमिक्रॉन आया हुआ है, आगे जाने के बाद और क्या ख़तरनाक आएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि ओमिक्रॉन की वजह से कहीं भी किधर भी दुनिया में जो भी लोग मुब्तला हुए हैं, कोई भी अभी तक नहीं मरा। जिस तरह कोरोना से जैसे मरे थे वैसा ओमिक्रॉन से नहीं मरा। डेल्टा से भी मरने की ख़बरें कम है, लेकिन डेल्टा में जैसा कि आपको पता है कि भाई ऑर्गन के ऊपर बहुत ख़तरनाक असर हुआ, ख़ास तौर से आँखों के ऊपर। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सऊदी अरब के अंदर पहला दूसरा डोज दोनों देने के बाद लोग जो है महफूज हो गए। तो फुल इम्यूनाइज होने के बाद लोगों को मक्का मदीना जाने का परमिशन दिया गया, वहाँ पे तादाद भी बढ़ा दी गई है। और एक माशाल्लाह एक ज़बरदस्त दुनिया ने देखा है, ये आज तक दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो ओमिक्रॉन को देखते हुए वहाँ पे 144 लगा दिए हैं। यानी हर कंट्री में हर जगह पे ओमिक्रॉन को रोकने की कोशिश हो रही है। और यकीनन जो लोग रोकना चाह रहे हैं वो दोनों डोज देना पड़ता है, सुपर डोज देना पड़ता है। लोगों को एक से दूसरे आदमी को दूर करना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। और ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर पहले ही कह दिया गया है कि भाई आप लोग मास्क लगाए, ख़ास तौर से ऐसी जगहों पे जहाँ पे 1 से 4 लोग आपके क़रीब हो, जैसे माल वगैरह में, तो आप लोग बिल्कुल चेहरे के ऊपर मास्क लगाए और 2 गज का जो है फासला रखे। इससे आप लोगों की फैसिलिटी है, आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। बहरहाल अब सऊदी अरब में यह कह दिया गया है कि भाई जो लोग 2 वैक्सीन लिए हैं वो 2 वैक्सीन लेने के 6 महीने के बाद पहला बूस्टर डोज लगाया जाएगा, क्योंकि ये बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो 2 वैक्सीन लिए हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। जब ये डोज सुपर डोज लेंगे, बूस्टर डोज लेंगे, तो फिर से हमारी इम्यून सिस्टम हमारे अंदर बहुत तेज़ हो जाएगा और लड़ने की शक्ति, अंदर जरासीम से लड़ने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा बात बताई जा रही है। दूसरा, ये 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वालों से शुरू हो जाएगा, और ख़ास तौर से जो लोग दोनों डोज लिए हैं और अगर उनको किसी किस्म की जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर डायलिसिस के मरीज़ है, तो फिर ऐसे लोगों को दोनों डोज लेने के 1 महीने के बाद बूस्टर डोज लग जाएगी। उनके लिए ख़ास तौर से ये कह दिया गया है। बाकी के जितने भी लोग हैं उन सबको 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगेगी। ज़ाहिर बात है ये सब चीज़ें इंसान को फ़ायदे के लिए है, और ये भी कह दिया गया है कि भाई जो लगाएंगे उनके लिए फ़ायदा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग सऊदी अरब के बाहर है, दोनों डोज लगाने के बाद उनको जो है 3 दिन का, या फिर जो सऊदी अरब में जो 1 डोज लिए हैं और सऊदी अरब के बाहर 2 डोज लिए हैं, उनको 3 दिन का क्वारंटाइन और 5 दिन का क्वारंटाइन उन लोगों के लिए जो बाहर दोनों डोज लिए हैं। तो अब जबकि ये कई जगह है और इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भाई फ़्लाइट के टिकट भी महंगे हैं और यहाँ पे क्वारंटाइन पैकेज भी महंगा है। ऐसे में ये सब झंझट को ना झेले, और ना झेलते हुए अगर आप फ्यूचर में मुस्तकबिल अगर आप देख रहे हैं छुट्टी आना जाने का, और तो फिर बूस्टर डोज भी आ रहा, तो आप यहीं पे बूस्टर डोज लगा ले, वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आने वाले वक्त में जनवरी से अगर किसी के पास बूस्टर डोज नहीं होगा तो फिर उस वक्त के क्या रूल्स है क्या है हम नहीं जानते।
से उस वक्त ही बताया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पहले से प्लानिंग करते हैं आने जाने की तो ये आपके लिए अच्छा। और वैसे भी ख़ास तौर से अगर आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं कितनी तकलीफ से आ रहे हैं, ख़ास तौर से फैमिलीज़ के लोग। एक एक टिकट अब जो है 5-6 हज़ार रियाल का होगा एक एक टिकट। वैसे ही टिकट जो है 2,000 रियाल के करीब था और पैकेज जो है 1,500 रियाल से 4,500 रियाल तक, ऐसा लोग बता रहे हैं मेरे को, ऐसा लोग बता रहे हैं। और ज़ाहिर बात है भाई, इसमें मदीना शरीफ का पैकेज अलग है, जिद्दा का अलग, रियाद का अलग, दमाम का अलग, ये सब अलग अलग पैकेजेस है और इनकी फ़ीस भी अलग अलग है। तो अब आप लोग ही सोच लीजिए भाई, इतना पैसा देने के बजाय हम क्या ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। तो आप लोग खुद सोचिए, इस्तखारा कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर कमेंट करके बताइए ताकि आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा हो सके। क्या पता आपकी बात में अल्लाह ताला खैर रखा हो। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। कई दिनों से ईडी के अधिकारी पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं कि नवाब मलिक के घर छापेमारी होगी। आज किरीट सोमैया बोल रहे हैं कि पूना के मामले को लेके जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ईडी नवाब मलिक के घर आएगी। वो आने के बजाय वो बताएं कब मुझे आना है, मैं स्वयं ईडी के कार्यालय में जाने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से ईडी खबरों को प्रचारित करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोलने पर पूना में जो एंडोमन ताबूत का मामला था जिस पे हमने एफआईआर दर्ज कराया था, उसको लेके वे वहां गए, जांच शुरू की और मीडिया में प्लान किया गया कि वक्फ बोर्ड के 7 कार्यालयों पे छापेमारी की गई है। लेकिन हमने साफ कर दिया था कि वक्फ बोर्ड पे कोई छापेमारी नहीं हुई। कोई जांच उन्हें करनी है तो हम 30,000 संस्थाएं हमारे पास रजिस्टर है, हम पूरी तरह से सारे दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि कल एक वक्फ बोर्ड के अधिकारी को बुलाया गया 2 दिन तक और ईडी के अफसर बोल रहे अधिकारी को कि आपने एफआईआर ही गलत तरीके से दायर करने का काम किया है, या जिन लोगों ने 7 करोड़ रुपए लूटे थे उनकी सिफारिश करने का काम ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। मैं ईडी के लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर किरीट सोमैया को आपने अपना प्रवक्ता बनाया है तो ऑफिशियल रूप से उसे प्रवक्ता बनाने का काम करें, या जो भी खेल इस महाराष्ट्र की धरती पे आप कर रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई होनी है, करनी है तो ऑफिशियल आप प्रेस रिलीज निकालने का काम करिए। सिर्फ विस्परिंग कैंपेन करके, मीडिया में खबरें प्लान करके महाराष्ट्र के नेताओं को, महाराष्ट्र के सरकार को बदनाम करने का खेल बंद करने का काम करें। सोमैया का ये कहना कि वक्फ बोर्ड की जमीन में पूना में घोटाला किया है नवाब मलिक ने, सोमैया साहब मैं आपको आज एक सूचक बात बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के घोटाले में जल्द ही एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अगले सप्ताह में एफआईआर दर्ज होगी और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और ईडी को बोलिए उसे भी बुलाइए, बहुत सारी जानकारी उसमें से निकलेगी। सर, ओवैसी यहाँ पर मुंबई में आए हुए हैं, धारा 144 लगा हुआ है, शक्ति प्रदर्शन करने के धारा 144 लगने के बाद भी सभा करने के लिए उतारू है। तो जो हमें लगता है उन्हें अभी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, अपना समय वे महाराष्ट्र में ना बिगाड़ें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जो जिम्मेदारी उनके पास है उत्तर प्रदेश में जाके निभाएं। जब कोई धारा 144 लगाई गई है तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए। शायद कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो नियम है उस नियम के तहत सभी लोगों को परमिशन दी जाती है। परमिशन लें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। किसी को हम यहाँ बोलने से रोकना नहीं चाहते। अगर उन्हें नियमों का पालन नहीं करना है तो ये ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जल्द होने वाले हैं, वहाँ काफ़ी आतुरता से लोग उनके लिए खड़े हैं, वहाँ जाए, यहाँ समय बिगाड़ने से कोई फायदा हो। 144 लागू है, वही एमआईएम के नेता मुस्लिम आज धारा 144 लागू क्यों किया है? कोई जो है
जो किसी को मुंबई में अशांतता फैलाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये सरकार नहीं होने देगी। कोई भी आने दो। हमारे साथी कि तिरंगा रैली निकाली गई, तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के काफिले करने की कोशिश की गई। अफसोस तो इस बात का है कि शिवसेना जो राष्ट्रवाद दिन में 24 घंटे में 2000 बार उनके लोग पुकारते हैं, कभी ये क्यों भूल गए कि तिरंगा ही तो हमारा राष्ट्रवाद की निशानी है, तिरंगा ही तो हमारी नेशनलिज्म की पहचान है। क्यों तिरंगे से इतनी नफरत है आपको? मजलिस से हो सकती है, मुसलमानों से हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए, जो भारत के बाइज्जत शहरी है, मगर हमसे नफरत इतनी बढ़ चुकी कि जब एक मुसलमान और दलित तिरंगा उठा रहा है तो तिरंगा निकालो। मैं चाह रहा हूं उन लोगों को कि तिरंगा भारत की पहचान भी है, हमारी मोहब्बत की निशानी भी है और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक मिसाल भी है। और जिन लोगों ने भारत की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, वही लोग तिरंगे की मुखालिफत करते हैं। मूवमेंट का अगर नारा किसी ने मुंबई में दिया तो मुसलमान था। तिरंगा बनाने वाले में भी कौन है, मगर अफसोस है कि यह सरकार तिरंगे के भी खिलाफ हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गया कि मजलिस का जलसा जब होगा तो 144 लगा दिए। मैं हमारे उद्धव ठाकरे का चाहता हूं, जो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे और उनका ऑपरेशन जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सेहत हो जाएगी। मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब ओ माइक्रोन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना, महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला, हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला। मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते, दूर दूर तक मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं। इनको आज उधेड़ने भी वाले हैं और स्क्रीन के जरिए दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस कौम का खेल खेला जाता है। उनकी ही जबानी दिखाने वाले हैं कि इस कौम को किस तरह एक खिलौना बनाकर रखा गया है, एक रबर स्टैंप की तरह रखा गया है। इलेक्शन आया, आ जाओ फिर अपनी गलियों के अंदर मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आ जाओ, सपने दिखाओ कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। इलेक्शन आया, जीत गए, खत्म हो गई बात, हमारा जिक्र भी नहीं होता है। लोगों ने कहा यही वक्त आपने क्यों चुने? एक पत्रकार साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे। मैंने कहा 100% नहीं, 200% राजनीति कर रहे हैं हम। और यही वक्त क्यों कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के चुनाव है, दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर यही लोग आने वाले हैं। आज जो लोग औरंगाबाद से या पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, हमने किसी को गाड़ी नहीं दी, किसी की गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरा, किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तादाद के अंदर अगर नौजवान
बुजुर्ग निकल कर आए, कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे आने वाले मुस्तकबिल से ये ताल्लुक रखता है। महादेव सकाराम शिंदे. आता कसं वाटतंय? हे बरं आहे किती बरं आहे? ते म्हणजे 50% अरे वाह, तो केमिकल खाना चाहिए कि कपिंग खाना चाहिए? कपिंग खाना चाहिए. कपिंग अच्छा है? कैसा चीज? अच्छे. अच्छा है ना? हाँ. कितने दिन से तकलीफ था आपको? 3 महीना. कितनी देर में दूर हुआ? हाँ, कितनी देर में दूर हो गया? दूर हो गया. 2-3 घंटे में हो गया. अच्छा हो गया. ठीक है. Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।